Hello students, welcome to the second session on chapter number 6 triangles. In this video, we will be proving basic proportionality theorem, converse of basic proportionality theorem and doing question number 1 and question number 2 of exercise 6.2. So starting with basic proportionality theorem. This theorem is also known as Thales theorem. Okay. So what is basic proportionality theorem? It says if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio. मतलब अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है ABC और हमने क्या किया, एक लाइन बनाई सपोज DE विच इज पैरेलल टू BC. तो हमने एक लाइन ऐसे रैंडमली बनाई DE विच इज इंटरसेक्टिंग AB एंड AC, इंटरसेक्टिंग द टू साइड्स एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एंड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. तो ऐसे में क्या होगा कि जहां पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है ये दोनों साइड्स इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे. दैट मींस AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन BC. अगर ये पैरेलल दे रखा है तो ये रेशियो जो होगी AD अपॉन DB दैट विल बी इक्वल टू AE अपॉन BC. ओके, अब यही चीज हमें प्रूव करनी है. गिवन क्या है इसके अंदर? गिवन है ट्राइंगल ABC, D and E are points on AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. तो DE and BC are parallel, ये हमें दे रखा है और हमें प्रूव करना है. We need to prove that AD upon DB is equal to AE upon BC. ये प्रूव करना है. तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन करेंगे. कंस्ट्रक्शन क्या होगी, CD और BE इसको ज्वाइन करना है और जो पॉइंट D और पॉइंट E है यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे AB और AC के ऊपर. तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, सबसे पहले BE और CD को ज्वाइन किया एंड DN और EM ये परपेंडिकुलर्स बना दिए AB और AC के ऊपर. तो कंस्ट्रक्शन से ज्वाइन BE एंड CD, BE और CD इसको ज्वाइन करना है और ड्रॉ DN परपेंडिकुलर टू AC एंड EM परपेंडिकुलर टू AB. कंस्ट्रक्शन से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया. प्रूफ. तो अगर हमें यहाँ पे AD अपॉन DB चाहिए तो हम ऐसे दो ट्राइंगल्स लेंगे जिसमें एक में बेस AD आता हो एक में बेस DB आता हो. तो सबसे पहले हमने लिया वो ट्राइंगल जिसका बेस AD है, उस ट्राइंगल का एरिया. तो एरिया ट्राइंगल ADB, ADE जो ऊपर वाला ट्राइंगल है ADE, हमने ये ट्राइंगल लिया. और डिनोमिनेटर में इसके वो ट्राइंगल लिया जिसमें बेस DB है. तो बेस DB किस में आ रहा है, ट्राइंगल BDE में, एंड एरिया ट्राइंगल BDE. ये दोनों ट्राइंगल्स के एरिया लेके हमने इनको डिवाइड कर दिया. अब ये देखते हैं कि ADE का एरिया होगा क्या. अब क्योंकि हमें बेस AD लिया तो हाइट क्या होगी, हाइट हो जाएगी यहां से ऑपोजिट वर्टेक्स से विच इज EM. तो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी हाफ इंटू AD इंटू EM, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ओके, ऐसे ही जब हम BDE का एरिया लेंगे जिसमें बेस अगर हमने BD लिया, अगर बेस BD लिया है तो हाइट हमेशा ही ऑपोजिट वर्टेक्स से आती है, तो हाइट जो होगी वो E से आएगी. अब ये चीज जरूरी नहीं है कि ट्राइंगल की जो हाइट है वो ट्राइंगल के अंदर ही, वो ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है. तो इनकेस अगर कोई ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होता है, अगर हम बेस इसको ले रहे हैं तो हाइट जो होगी वो ऑपोजिट वर्टेक्स से आएगी और ये ट्राइंगल के बाहर भी हो सकती है. दिस विल बी दी हाइट. ठीक है, तो इस केस में BD का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज BD और हाइट आएगी यहां पे EM. ठीक है, ये आ गया. नेक्स्ट
अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हाफ और हाफ कैंसिल हो रहा है, EM कैंसिल हो रहा है, तो दिस विल बी इक्वल टू AD अपॉन BD. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली अगर हमें AE अपॉन EC चाहिए तो हम क्या करेंगे, अब AE चाहिए तो ट्राइंगल वो कंसिडर करेंगे जिसमें बेस AE आता हो. तो हमने सबसे पहले ले लिया वापस से ट्राइंगल ADE, और नीचे क्या आएगा, जिसमें बेस EC हो. अगर बेस EC चाहिए तो हाइट जो होगी वो ऑपोजिट वर्टेक्स D से आएगी, विच इज DN. एरिया ट्राइंगल DEC. ADE का एरिया, क्योंकि इस टाइम पे बेस हम AE ले रहे हैं, तो हाफ इंटू बेस AE इंटू हाइट, हाइट इज DN, एंड इसके डिनोमिनेटर में हाफ इंटू बेस. अब DEC में बेस अगर EC है तो हाइट हो जाएगी DN. नाउ हाफ एंड हाफ विल कैंसिल आउट, DN एंड DN विल अगेन कैंसिल आउट, बचेगा AE अपॉन EC. ये आ गई सेकेंड इक्वेशन. अब जो हमें चाहिए AD अपॉन BD, AE अपॉन EC, ये तो हमें मिल गया. बट दी प्रॉब्लम इज ये इक्वल तब होंगे जब इनके लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, और इनके लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल होने के लिए न्यूमरेटर तो हमारा सही है, ऊपर भी एरिया ट्राइंगल ADE आ रहा है और यहां पर भी ADE एरिया आ रहा है, दोनों के न्यूमरेटर तो सेम आ रहे हैं. बट दी प्रॉब्लम इज विद दी डिनोमिनेटर. यहां पे एरिया ट्राइंगल BDE है और यहां पे एरिया ट्राइंगल DEC है. तो यहां पे क्या होगा, एरिया ट्राइंगल BDE कौन सा ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है BDE, ये ट्राइंगल है, ठीक है. और DEC कौन सा ट्राइंगल है, DEC इसको भी शेड कर देते हैं, DEC हमारा ये ट्राइंगल है, दिस इज ट्राइंगल DEC. अब ये हमें पैरेलल ऑलरेडी दे रखा है कि DE जो है दैट इज पैरेलल टू BC. तो ये थ्योरम हमने क्लास 9th में पढ़ी है कि दो ट्राइंगल्स अगर सेम बेस पे होते हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं. सो अगर हम यहां पे देखें तो कॉमन बेस दोनों DE के ऊपर आ रहे हैं. नाउ ट्राइंगल BDE and triangle DEC lie on same base DE. दोनों सेम बेस DE के ऊपर लाई कर रहे हैं, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस. पैरेलल लाइंस कौन सी है, DE एंड BC. अगर दोनों सेम बेस पे लाई कर रहे हैं, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एरिया ट्राइंगल BDE है दैट विल बी इक्वल टू एरिया ट्राइंगल DEC. ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे, ठीक है. अब जब ये सारे एरियाज इक्वल आ गए BDE और DEC, अब न्यूमरेटर तो ऑलरेडी पहले इनके इक्वल थे ADE और ADE, अब इनके डिनोमिनेटर्स भी इक्वल आ गए. तो न्यूमरेटर भी इक्वल है, डिनोमिनेटर भी इक्वल है. दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अब क्योंकि दोनों की लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल होगी, ADE अपॉन BDE एंड ADE अपॉन DEC, दोनों इक्वल हो गए. दैट मीन्स जो इनके राइट हैंड साइड्स है which is AD upon BD will be equal to AE upon EC. So AD upon DB will be equal to AE upon EC, और हमें यही चीज प्रूव करनी है. Hence, ओके. तो BPT में क्या होता है कि अगर हमें एक ट्राइंगल दे रखा है और अगर ये लाइन पैरेलल दे रखी है, पहली बात तो BPT जो लगेगी वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइंगल के अंदर ही लगेगी. ट्राइंगल होना चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए. तो ट्राइंगल और पैरेलल अगर दोनों दे रखे होंगे तो ये साइड्स होंगी, ये प्रोपोर्शनल हो जाती है. दिस अपॉन दिस विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस. ओके. सो मूविंग ऑन टू द सेकंड थ्योरम व्हिच इज कन्वर्स ऑफ BPT. सो कन्वर्स ऑफ BPT की स्टेटमेंट क्या है, इफ अ लाइन डिवाइड्स any two sides of a triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side. तो यहां पे हमें गिवन है कि अगर AD upon DB इक्वल है AE upon EC के, in that case DE will be parallel to BC. तो गिवन है इसमें. अब यहां पे क्या होता है, प्रोपोर्शनल होती है, पहले रेशियो दे रखी होती है, उसके बाद हम बोलते हैं कि हाँ कि ये पैरेलल है. BPT में क्या था कि पैरेलल दे रखी थी तो रेशियो इक्वल हो जाती थी. तो यहां पे गिवन है कि ट्राइंगल ABC जिसमें
AD upon DB is equal to AE upon EC, where D and E are points on AB and AC respectively. और हमें प्रूव करना है, टू प्रूव DE इज पैरेलल टू BC, ये चीज प्रूव करनी है। तो इसको हम करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या होता है कि जो चीज हमें प्रूव करनी है उसका उल्टा ले लेते हैं। सपोज हमें प्रूव करना है कि DE जो है वो BC के पैरेलल है, तो मान लेंगे कि DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है। जो चीज प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लेते हैं। अगर प्रूव करना है DE और BC पैरेलल है तो लेट अस assume DE is not parallel to BC। DE जो है वो BC के पैरेलल नहीं है, और अगर पैरेलल नहीं है तो अपनी तरफ से एक लाइन पैरेलल बना देते हैं एंड ड्रॉ DE dash parallel to BC, where E dash is a point on AC। ठीक है, मान लिया कि पैरेलल नहीं है और DE पैरेलल नहीं है और हमने DE डैश एक लाइन पैरेलल बना दी। जब ये पैरेलल बना दी तो इसका मतलब इन ट्राइंगल ABC अगर हम देखें, DE डैश इज पैरेलल टू BC। अब ट्राइंगल में देखेंगे तो DE डैश जो है वो BC के पैरेलल है, और BPT के टाइम पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के टाइम पे हमने पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल में ऐसे पैरेलल दे रखा होता है तो साइड्स प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो इसका मतलब अगर ये इन ट्राइंगल ABC DE डैश इज पैरेलल टू BC, ये अभी हमने कंस्ट्रक्ट किया था, यहां से रिजल्ट क्या मिलेगा कि AD अपॉन DB जो है दैट इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C। AE डैश अपॉन E डैश C के बराबर होगा, एंड दिस इज बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ऑल्सो गिवन क्या है, AD अपॉन DB is equal to AE dash, sorry, it is given that AD upon DB is equal to AE upon EC. This is given। ठीक है, क्योंकि ये चीज गिवन है। अब ये अगर इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड्स AD अपॉन DB है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड सेम है। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा, AE डैश अपॉन E डैश C, AE dash upon E dash C will be equal to AE upon EC, will be equal to AE upon EC आ गया। अब क्या किया हमने, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। क्यों किया वो भी समझ आ जाएगा। एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स, ये बन गया AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 इज इक्वल टू AE अपॉन EC प्लस 1। अब AE डैश एलसीएम लेंगे जब, प्लस E डैश C अपॉन E डैश C इज इक्वल टू AE प्लस EC अपॉन EC। अब AE डैश और E डैश C को जब हम ऐड करेंगे तो AE डैश और E डैश C ऐड होकर क्या बन जाएगा, ये पूरी साइड बन जाएगी AC। सो क्या मिलेगा यहाँ पे, AC अपॉन E डैश C विल बी इक्वल टू, और AE और EC को जब हम ऐड करेंगे तो, जब हम AE और EC को ऐड करेंगे तो भी यही मिलेगा, AC अपॉन EC। क्योंकि दोनों के न्यूमरेटर AC सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब न्यूमरेटर AC कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो व्हाट यू विल बी लेफ्ट विद 1 अपॉन E डैश C इज इक्वल टू 1 अपॉन EC। या फिर अगर हम रेसिप्रोकल करें तो E डैश C इज इक्वल टू EC। अब E डैश C जो डिस्टेंस है वो EC के बराबर है, फिगर पे देखते हैं। E डैश C जो ये डिस्टेंस है दिस इज इक्वल टू EC। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिस्टेंस E डैश है ये तो 0 हो गया, और ये E डैश अगर डिस्टेंस 0 है
जीरो होने का मतलब कि ये जो पॉइंट्स हैं ये दोनों एक के ऊपर एक होंगे, तभी ये डिस्टेंस जीरो होगा, अदरवाइज तो कुछ ये फाइनाइट डिस्टेंस होगा अगर ये दूर दूर हुए तो. सो दैट मीन्स E dash E, this implies E dash E, this distance will be equal to 0, or points E and E dash coincide. coincide का मतलब ये अलग अलग नहीं है जैसे हमने कंस्ट्रक्शन में किया, ये दोनों एक के ऊपर एक है, और पॉइंट्स E and E dash coincide. That is if DE dash, हमने assume क्या किया था, DE dash is parallel to BC. If DE dash is parallel to BC, if DE dash is parallel to BC, then DE will also be parallel to BC, क्योंकि E dash और E जो है वो दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड कर रहे हैं. अब कोइंसाइड करने का मतलब कि E dash और E जब एक ही पॉइंट है तो इन प्लेस ऑफ E dash आई कैन राइट E. तो अगर DE dash BC के पैरेलल था तो दैट मीन्स DE विल ऑल्सो बी पैरेलल टू BC, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी. ओके, so moving on to the exercise 6.2, question number 1. in figure 6.17, ये 6.17 ही दे रखी है, first part and this is the second part, this is the first part. DE और BC ये पैरेलल दे रखे हैं, यहाँ पे DE और BC ये पैरेलल हैं, और हमें क्या करना है, EC निकालना है फर्स्ट पार्ट में, तो हमें इसमें EC की वैल्यू निकालनी है. सो क्योंकि पैरेलल दे रखा है दैट मीन्स यहाँ पे लगेगी BPT. तो इन ट्राइंगल ABC DE इज पैरेलल टू BC, ये गिवन है. इसका मतलब AD अपॉन DB विल बी इक्वल टू AE अपॉन EC बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम. ट्राइंगल का नाम लिखना जरूरी है, पैरेलल वाली कंडीशन लिखना जरूरी है, क्योंकि बीपीटी सिर्फ ट्राइंगल में लगती है और तभी लगती है जब पैरेलल दे रखी होंगे एक साइड. AD की वैल्यू इज 1.5, DB की वैल्यू इज 3, AE इज 1, EC की वैल्यू में पता नहीं. तो अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ये कैंसिल आउट हो रहा है, इस कैंसिल आउट विद 2, तो इसका मतलब EC कितना आ गया, 1 इंटू EC हो गया, और 2 इंटू 1 दिस विल बी. So that means the value of EC will be 2 centimeter. EC की वैल्यू होगी 2 सेंटीमीटर. ओके, ऐसे ही सेकेंड पार्ट में करना है. तो इन ट्राइंगल ABC DE is parallel to BC, ये लिखा है यहाँ पे, DE is parallel to BC. तो यहाँ पर भी ये रिलेशन आएगा. स्टार्ट हमेशा वर्टेक्स से करना है, ऊपर वाले पॉइंट A से. सो AD अपॉन DB, यहाँ से स्टार्ट किया, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC. AD कितना है ये तो फाइंड करना है. DB की वैल्यू 7.2, AE की वैल्यू 1.8 और EC की वैल्यू 5.4. 1.8 और 5.4 ये कैंसिल आउट हो गया 3 पे. सो AD कितना आएगा, 7.2 डिवाइडेड बाई 3 विच इज 2.4 सेंटीमीटर. This is the answer. So length of AD will be 2.4 centimeter. Okay. Moving on to the next question. Question number 2. E and F are points on side PQ and PR. E और F दो पॉइंट्स है PQ और PR के ऊपर, और हमें चेक करना है कि क्या EF अपॉन Q, EF QR के पैरेलल है कि नहीं. और पैरेलल कब होगा, कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल होगा जब रेशियो बराबर होगी. अगर PE अपॉन EQ बराबर आ गया PF अपॉन FR के, तभी ये पैरेलल होगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, अदरवाइज पैरेलल नहीं होगा. तो हमें यहाँ पे यही रेशियो ही निकालनी है. तो सबसे पहले हमने निकाला PE अपॉन EQ. PE दे रखा है 3.9 सेंटीमीटर एंड EQ इज 3, तो ये हो जाएगा 39 अपॉन 30. 3 से कैंसिल आउट होके ऊपर आ गया 13 और नीचे आ गया 10. सो PE अपॉन EQ की जो रेशियो आ रही है दैट इज 13 अपॉन 10. ऐसे ही अगर हम PF अपॉन FR निकालें, PF इज गिवन एज 3.6 अपॉन FR इज 2.4. सो दिस इज 36 अपॉन 24. 12 से कैंसिल आउट होगा 3, 12 से कैंसिल आउट होगा 2, तो ये आ गया 3/2.
यहाँ पे क्या मिला कि PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन FR। यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब EF इज नॉट पैरेलल टू QR। अगर इक्वल आता तो कन्वर्स ऑफ BPT से पैरेलल हो जाएगा, अदरवाइज पैरेलल नहीं है। ओके, सेकंड बात, क्या क्या गिवन है? PE 4 है, QE 4.5, दिस इज 4 सेंटीमीटर, Q इज 4.5 सेंटीमीटर, PF दिस इज 8 सेंटीमीटर एंड RF दिस इज 9 सेंटीमीटर। रेशियो निकाल के देखते हैं। सो PE अपॉन QE 4 अपॉन 4.5, डेसिमल हटाएंगे तो 10 ऊपर चला जाएगा, 40 अपॉन 45, 5 से कैंसिल हुआ, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, तो ये आ गया 8/9। सिमिलरली अगर हम PF अपॉन FR निकालें तो PF इज 8 सेंटीमीटर और ये 9, इक्वल आ रही है। सो हेयर PE अपॉन QE इज इक्वल टू PF अपॉन FR। Therefore by converse of BPT, converse of basic proportionality theorem, EF is parallel to QR. Okay, moving on to the next part, PQ is 1.28, ये पूरी साइड हमें दे रखी है 1.28 सेंटीमीटर। PR is 2.56, ये पूरी साइड दे रखी है 2.56। PE is 0.18 सेंटीमीटर एंड PF is 0.36 सेंटीमीटर। हमें चेक करना है पैरेलल है या नहीं। तो पहले हम EQ की लेंथ निकाल लेते हैं। तो EQ पहले निकालेंगे तो EQ आएगा, अगर हम PQ में से PE सब्ट्रैक्ट कर दें तो PQ is 1.28 minus 0.18, so this will be 1.1. okay, and similarly अगर हम FR निकालें, FR will be 2.56 minus 0.36, जो कि PR minus PF है। 2.56 minus 0.36, this is 2.2 सेंटीमीटर है दोनों। तो अगर हम यहाँ पे सबसे पहले PE अपॉन EQ निकालें, PE इज 0.18 और ये आ गया 1.1, सो दिस विल बी 18 अपॉन 110। तो डेसिमल हटाएंगे तो 18 अपॉन 110। अब 2 से कैंसिल आउट हो रहा है 9, 2 से कैंसिल आउट हो गया 55, तो 9 अपॉन 55, ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड वाली रेशियो आ रही है PE अपॉन EQ। सिमिलरली अगर हम PF अपॉन FR निकालें, सो PF इज 0.36 एंड दिस इज 2.2, या इसको 2.20 भी लिख सकते हैं अगर ऐसे डेसिमल रिमूव करने में प्रॉब्लम होगी तो। सो दिस विल बी 36 अपॉन 220। 2 से कैंसिल आउट हुआ 18, 2 से कैंसिल आउट हुआ 110, दोबारा 2 से जा रहा है 9 एंड दिस इज 55, 9 अपॉन 55 सेम आ गए। PE अपॉन EQ is equal to PF upon FR. Therefore, by converse of BPT, EF is parallel to QR. यही चीज हमें चेक करना था कि पैरेलल है कि नहीं, तो यहाँ पे पैरेलल आएगा। Okay. So with this we have completed question number 1 and question number 2. We will be continuing with question number 3 from next class. Thank you so much.